अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी। अच्छा जी, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो ये है कि जो लैब हमने लास्ट लेक्चर में की है ना, उसका मैंने आपको बताया था कि तो आई विल डिसाइड कि उसको किस तरीके से करना है। और अब मैं उसकी ये जो आप देख रहे हो आपके सामने एक गाइड है रिगार्डिंग द वॉटेज ऑफ द लोड्स जो कि हम नॉर्मली घर में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये भी मैं अपलोड कर दूंगा अलॉन्ग विद द पीडीएफ फाइल जो लैब नंबर 1 की है। और उसमें जो चीज़ करनी है ना जिस तरीके से, वो ये है, वो मैं पहले आपसे शेयर कर दूँ ताकि उस लैब का मामला जो है वो क्लियर हो। और मैं इसको एलएमएस पे भी इसी तरह से आफ्टर द लैब मैं आपको बता दूंगा। लैब 1 की बात हो रही है। ठीक है, तो आप इसको लैब 1 जो है अब वो ये होगी कि एनालाइजिंग द एनालाइजिंग और रीडिंग बाहर इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ
ऑफ योर होम। ठीक है, ये वाली जो लैब है ये आप लोग इंडिविजुअल करोगे। ठीक है, आपने अपना अपना जो बिल है, जिस भी जगह आप रहते हैं वहाँ पे आपने इसको वो लेके वो करना है। ठीक है, और इसमें जो चीज़ है वो ये है कि आपने यानी इससे मुराद क्या है कि आपने इसकी रीडिंग करनी है बिल की, और उसको आपने बताना है कि कितना, रीडिंग से क्या मुराद है कि नंबर ऑफ द यूनिट्स कितने हैं। ठीक है, रेट क्या है। ठीक है, पर यूनिट रेट क्या है, टैक्सीज क्या हैं। सही है। और सही है, और इसके अलावा ये कि इफ़ it is more than, if it is greater than the bill in the same month, bill in the same month of last year, then why। ठीक है, उस क्या रीज़न है। ठीक है, और आप अच्छा ये भी उसमें मेंशन करें कि जो आपका मीटर टाइप है वो ये मेंशन करना है उसमें आपने। ठीक है, ये सिंगल फेज है और थ्री फेज है। ठीक है, और फिर हमने डिस्कस किया था कि पीक रेट वाला हिसाब है और द स्लैब रेट। ठीक है, यानी बिल की जो कैलकुलेशन है, यानी इसमें आपने ये बताना है कि हाउ हाउ दे आर कैलकुलेटेड, यानी आपके बिल में ये कैलकुलेट किस तरह से किया गया है। ठीक है, हाउ दे आर कैलकुलेटेड। और उसका उसका रेट अलग चीज़ है, फिर उसको आप देख सकते हो टैक्सेस उसमें कितने हैं। ठीक है, पीक रेट और स्लैब रेट आपका लगा है, तो इट्स इनफ फॉर द लैब नंबर 1। ठीक है, ये सारा वो है जो आपने इंडिविजुअल करना है, दिस यू वुड, यानी ये लैब 1 एक्चुअली लैब 2 कहनी चाहिए इसे, क्योंकि वो जो हार्डवेयर की हमने की थी वो लैब नंबर 1 थी, लेकिन अगर आप देखें कि ये हार्डवेयर पे नहीं है तो ये लैब नंबर 1 बन जाती है बगैर हार्डवेयर वाली। ठीक है, तो बहरहाल आप इसको चले लैब नंबर 2 कह दें, हम जिस सीरीज से चल रहे हैं। ठीक है, तो ये आपने ना इंडिविजुअल करना है, जो आपने ग्रुप में करना है जैसे मैंने कहा था। अच्छा, वो मैंने खैर थ्योरी में बताया था, लैब में भी आपने जो काम ग्रुप में करना है वो वो इसी का ही हिस्सा है, वो जो मैं पीडीएफ आपसे शेयर करूंगा उसका, वो लैब नंबर 3 कहलाएगी। उसमें आप लोगों ने ग्रुप में करना है ये वाला काम जो है, और उसमें आप लोगों ने जो है ना बाकायदा से खुद से, यानी कि नए सिरे से आप लोगों ने यू नीड टू कैलकुलेट द बिल ऑफ योर होम, ऑफ योर कह लें या एनी, क्योंकि आप ग्रुप में कर रहे हो। ठीक है, और उसमें फिर आपने सारा बताना है कि होम जो है वो जो मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, जो रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है। ठीक है, कि उसका एरिया वगैरह क्या है, और यानी ये जो लैब नंबर 3 है, ये एक्चुअली बात ये कि ये है आपकी जो रिकमेंडेड यूज़ है, रिकमेंडेड यूज़ रिकमेंडेड यूज़ ऑफ अप्लायंसेस। ठीक है, रिकमेंडेड यूज़ ऑफ अप्लायंसेस, इसीलिए ये ग्रुप में है। ठीक है, तो यू नीड टू कैलकुलेट द बिल ऑफ एनी होम। ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू द यूज़
with respect to the use and type of appliances। ठीक है, क्योंकि यही दो चीजें आती हैं ना मेन जो है। यूज में आपका आ जाएगा कि आवर्स, कितने आवर्स का है। इसके अलावा कि उस चीज को आप मिसाल के तौर पर अगर आप सीलिंग कर लेते हैं, ठीक है, ये एक और हिंट है, एसी के लिए मैं बात कर रहा हूँ, तो आपकी ट्रिपिंग जल्दी हो जाएगी। सही। तो इस तरह का जो भी यूज है आपका आवर्स के लिहाज से, और जो है उसको डिवाइस की इंस्टॉलेशन के लिए, यानी ये वाला जो पॉइंट है वो इंस्टॉलेशन के लिहाज से है। ठीक है। तो टाइप से मुराद ये है जो मैंने आपको जैसे बताया था कि हाउ ओल्ड, और आपको उसको कौन सी कैटेगरी का लेना चाहिए। ठीक है, न्यू जो है वो कौन सा और कैसा लेना चाहिए, तो होम का एरिया बताएं, और ये सारी रिकमेंडेशंस आपने देनी है और उसको आप जो है वो कैलकुलेट करें। ठीक है, तो ये आपकी जो है वो लैब नंबर 3 है जो बन जाती है। ठीक है जी, सो दिस इज अबाउट द लास्ट लैब लेक्चर। अच्छा, रिगार्डिंग द रिपोर्ट वो भी मैं आपको बता दूं। रिपोर्ट और जो असेसमेंट है, रिपोर्ट ही बनाएंगे हम जो है। अच्छा, ये अपना ना माइक बंद कर दें तलहा रईस। ठीक है, जिसने क्वेश्चन पूछना हो ना बस वो अपना माइक ओपन रखे। अच्छा, रिपोर्ट जो है ना उसमें आप लोगों ने जो है टाइटल ऑफ द लैब, टाइटल ऑफ द लैब, ठीक है, और फिर उसके बाद जो है आपका यानी जो भी कंटेंट्स है ना, कंटेंट्स, ठीक है, उसकी आप लिस्ट बनाएं शुरू में एक पेज में, ताकि पता चले कि आगे आपने क्या क्या बताना है। कंटेंट्स की लिस्ट बताएं, बनाएं। ठीक है, जिसमें आप बताएंगे कि पहले यानी मिसाल के तौर पर इसमें आप बताएंगे कि मैंने, यानी सिर्फ ऐसे लिखा जाता है प्रोसीजर जो है आपकी डायाग्राम, अपना फेजर डायग्राम्स इफ दे आर, ठीक है, फेजर कोई डायग्राम है या कोई आपके पास आर्किटेक्चरल कोई लेआउट है, ठीक है, आर्किटेक्चरल कोई लेआउट है, इस तरह से यानी बताया जाता है कंटेंट्स लिस्ट में, और फिर उसको आगे आप कवर करते जाएं कि भाई ये इस तरह से है। ठीक है, बहुत लंबी चौड़ी बनाने की जरूरत नहीं, बहुत मुख्तसर भी ना बने, यानी कंटेंट्स आपके सारे कवर हों, जो भी आपको बताया गया है, जिस भी कंटेंट्स की आपको इंस्ट्रक्शंस दी गई है ना, वो कंटेंट्स आप पहले लिख लें और फिर उनको आप सारे को कवर कर लें, दैट्स इनफ। ठीक। तो इस तरह से है। अच्छा, इसका क्या होगा, इसकी सबमिशन होगी रिपोर्ट की, जाहिर बात है वो सबमिशन मैं मोर लाइकली आफ्टर द मिड या बिफोर द फाइनल एक ही दफ़ा लूँगा, बार बार नहीं मैं आपसे कहूँगा इसको सबमिट करें। हाँ, लेकिन सबमिशन जो है वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मैं मतलब इसको आफ्टर मिड एक दफ़ा देखूंगा कि आपने कितना बना लिया, यानी एक दफ़ा इसको चेक किया जाएगा आफ्टर मिड कि हाउ मच यू हैव डन, और फुली जो इसकी जो सबमिशन है दैट विल बी इन द एंड ऑफ द सेमेस्टर। इसकी जो इवैल्यूएशन है लैब की वो आपकी होगी रिपोर्ट के अलावा, क्योंकि ग्रुप में है लैब, तो वो एक तरह से जो भी आपने रिपोर्ट बनाई होगी या जो भी है उसको आप प्रेजेंट करोगे, ठीक है, इन सर्टेन टाइम, जैसे एक असाइनमेंट की आप प्रेजेंटेशन देते हो बिल्कुल ऐसे। ठीक है, तो अगर आपने ये लैब रिपोर्ट बनाई होगी तो उसको एक प्रेजेंटेशन में कन्वर्ट करना नो डिफ़िकल्ट, मेरा ख्याल है सिर्फ आधे घंटे का काम ही होगा। तो वो फिर मैं आपको बता दूंगा कि मैंने लैब नंबर 1 और 2 की प्रेजेंटेशन लेनी है फलानी लैब में या इस तरह से। ठीक है, वो हम बाय मिड्स शुरू कर सकते हैं। ठीक है, या जब मैं देखूंगा कोई 3 4 5 लैब्स हो चुकी हैं तो उसके बाद फिर हम शुरू कर सकते हैं, जो लेटेस्ट लैब होगी उसकी प्रेजेंटेशन से शुरू कर लेंगे और इस तरह से।
ठीक है, तो ये होगा उसमें, फिर आपका ज़ाहिरी बात है प्रेजेंटेशन और वाइवा, ये दो चीज़ें होंगी। ठीक है, तो ये जो है अबाउट द असेसमेंट और जो अभी तक हमने काम किया वो है। अच्छा, रिगार्डिंग द टुडेज लैब जो है, जिसको आप लैब 4 कह सकते हो, ये वाली जो लैब है ना, इसमें हमने डिज़ाइन करना है, यानी ये आपको और भी हेल्प करेगा। इस ये सारी लैब्स ना एक दूसरे के साथ लिंक्ड है, इसलिए मैं एक दफ़ा ये वाला सारा काम मैं करवा रहा हूँ। डिज़ाइन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स या पावर बॉक्स ऑफ होम और रेजिडेंशियल जो है आपका हाउस जो है, ठीक है, इसका जो है वो हम डिज़ाइन करेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन या पावर बॉक्स ऑफ द होम। तो इसमें जो है हम डिज़ाइन कैसे करेंगे कि हम जो है वी विल मेक लोड वी विल मेक लोड वाइज ब्रांच सर्किट्स। ठीक है, हम लोड वाइज जो है वो ब्रांच सर्किट्स लगाएंगे। अच्छा, इसकी स्टूडेंट्स जो है ना पीडीएफ फाइल, यानी जो इसकी जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो यही है जो मैं अभी यहाँ पर लैब का लेक्चर दे रहा हूँ, बिकॉज इसकी रिकॉर्डिंग भी आपके पास होगी। तो अ, बाकी जो इसकी हेल्प फाइल है वो आपकी वॉटेज वाली है, तो एट द एंड ऑफ द लेक्चर वो आपको खुद लगेगा कि सिर्फ वही एक चीज़ है जो आपको चाहिए थी, बाकी आपने काम यही करना है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो नंबर वन, मेक द लोड वाइज ब्रांच सर्किट, यानी समझा ये जाता है कि हम रूम वाइज चलेंगे, लेकिन यानी डिज़ाइन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पावर बॉक्स या डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स या पावर बॉक्स से मुराद ये है कि आपने ब्रेकर्स जो हैं उसका आपने साइज निकालना है। ठीक है, इन एम्पेयर्स, ये एक्चुअली बात हो रही है। तो लोड वाइज जो है ना वो हम चलेंगे, लोड वाइज, क्योंकि एनईसी जो है आपका नेशनल इलेक्ट्रिक कोड्स या कंडक्ट जो है वो आपको गाइड करता है ऐसे कि आप लोड वाइज ब्रांच सर्किट्स बनाएं। कैसे? यानी एक आपका मेन सर्किट ब्रेकर आ जाएगा, ठीक है, इस तरह से ये आपका मेन होगा, मेन जो घर में लगा होता है, मेन ब्रेकर। और ये हम लगाएंगे, अच्छा ये हम कौन सी कैटेगरी का लगाएंगे ये मैं फिर कैटेगरी बाद में बताऊंगा, ये लेकिन बहरहाल मेन है। ये राउंड अबाउट 60 और 100 एम्पेयर का होता है। उसके बाद जो है वो आपके पास यहाँ पे हम ब्रांचिंग करेंगे इस तरह से कि यू हैव सिंगल पोल ब्रेकर हेयर, एसपी मुराद सिंगल पोल, ये मैं भी आपको दिखा भी देता हूँ सारा। और यहाँ पे आपके पास लेट से इस पे कोई 4 लाइट्स हैं, 4 लाइट्स हैं और 2 फैंस हैं। ठीक है, फिर इसी तरह से यहाँ से हम एक और ब्रेकर ले लेंगे, मे बी इस पे आपने जो है वो सिर्फ जो है मोटर लगाई हो सिर्फ। ठीक है, एक और आ जाएगा, मे बी इस पे आपने सिर्फ एसी लगाया, क्योंकि इसके लिए हम अलग अलग रखते हैं। एक और आ जाएगा, इस पे आपने एक कुछ और लाइट्स और फैंस रखे होंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है वो डिज़ाइन करेंगे, और इसको और भी इस तरह से कर लें। ठीक है, तो यहाँ पे आप कुछ और भी लोडिंग लगा सकते हैं, तो एट द एंड हमारे पास इस तरह की जो डायग्राम है वो बन जाएगी। ठीक है, ये सारे आपके पास जो है ना वो सिंगल पोल ही होंगे, ये वाले जो ब्रेकर हैं। अब ये क्या होते हैं ये भी हम जो है वो देख लेते हैं। ठीक है, तो ये वाला काम है जो हमने करना है, यानी एट द एंड आप इस तरह से इनके एम्पेरेज साथ में लिख देंगे कि ये इतने एम्पेयर्स का है, ये इतने एम्पेयर 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 का है। ठीक है, इस तरह से। तो जो चीज़ आपको चाहिए होगी इसके लिए वो ये है, यानी मैं ये आपने देखा होगा लेकिन फिर भी मैं ये आपको दिखा दूँ
कि ये मेन ब्रेकर के तौर पर आपके पास लगता है, ये वाला जो आपके सामने है, ठीक है। डीपी से मुराद है डबल पोल, ठीक है। डबल पोल मतलब जब ये ऑन होता है या ऑफ होता है तो बोथ फेज एंड न्यूट्रल जो है इसमें ऑन होते हैं और ऑफ होते हैं। ये डबल पोल है, देखो ऊपर से फेज भी आ रहा है और न्यूट्रल भी आ रहा है, ठीक है। और इसको जो है इसका खास नाम है, ये बिल्कुल वही ब्रेकर है जो मैंने लैब में आपको एक्सप्लेन किया था, जो पैनल पे लगा हुआ था, जिसको हम अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर कहते हैं। ये देखो ये वाला जो नाम है, ये वाले जो नाम है, ये मैंने आपको लैब में एक दफ़ा पहली जब हार्डवेयर की लैब थी, आई हैव एक्सप्लेन दैट RCCB यानी रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। CB जो आखिर वाला है उससे मुराद है सर्किट ब्रेकर, और RC से जो मुराद है वो क्या है, रेजिडुअल करंट, यानी जो भी अगर कहीं किसी भी ब्रांच में अर्थिंग होती है तो ये डाउन हो जाएगा। ये इसीलिए मेन ब्रेकर के तौर पर लगाना चाहिए, ठीक है। और इसी इसी को RCBO भी कहा जाता है, ठीक है। इसी को आप सिंपल RCB भी कह सकते हैं, ठीक है, रेजिडुअल सर्किट ब्रेकर। इसी को आप ELCV भी कह सकते हैं। इसके कई नाम हैं, यानी मार्केट में इसको कोई बंदा इन नामों से बुलाए वो चीज़ एक ही है, ठीक है। अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, EL से मुराद है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। इसी को आप GFCI भी कहते हैं, यानी ग्राउंड फॉल्ट सर्किट इंटरप्टर। GF से मुराद है ग्राउंड फॉल्ट सर्किट इंटरप्टर, ठीक है। तो ये इसके कई सारे नाम हैं, कई सारे नाम हैं। इसको आप जो है अपने घर में मेन ब्रेकर के तौर पर आप लगाते हो, ठीक। और अच्छा, फिर उसके बाद इसी तरह से अगर आप क्या थ्री फेज सिस्टम है घर में, थ्री फेज मीटर है, तो आप ये वाला ब्रेकर लगाओगे, ठीक है। ये प्रोजेक्ट्स लैब में भी लगा हुआ है, मैंने ऊपर मशीन्स लैब में भी लगवाया है, प्रोजेक्ट्स लैब में भी मैंने ही लगवाया है, क्योंकि लैब के खर्चे से खरीदा है इसको हमने। तो इसका भी काम यही है, जैसे उधर पैनल में लगा हुआ था। तो ये ईटन वालों का, ईटन एक बहुत ज़बरदस्त कंपनी है, EATON। तो इसका भी नाम सेम है। और फोर पोल से क्या मुराद है कि थ्री फेज विद न्यूट्रल, थ्री फेज विद न्यूट्रल, एक ही दफा ऑन और एक ही दफा ऑफ। इसका मकसद ये होता है कि चाहे रेड में फॉल्ट पड़ा है, येलो में पड़ा है, ग्रीन में पड़ा है, या न्यूट्रल वाली ब्रांच में कोई फॉल्ट आया है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनी फेज, सारे के सारे पोल डाउन हो जाएंगे टू बी ऑन द सेफ साइड। और होने भी चाहिए। उसकी रीज़न ये है कि ये कोई हमारा इस तरह का सिस्टम नहीं आगे चल रहा है कि चले जी जो हेल्दी फेजेस हैं उनको हम ऑन रखें, वरना अनबैलेंसिंग उनके लोड्स को भी ख़राब कर सकती है। तो इसीलिए हम इस ब्रेकर को फोर पोल कहते हैं, ठीक है। अच्छा, ये एक आम ब्रेकर है जो घरों में लगा होता है अक्सर। ये सिंपल डबल पोल है, MCB मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ये सिंपल डबल पोल है। सिंपल डबल पोल मतलब ये अर्थ लीकेज को नहीं पकड़ता, ये अक्सर घरों में लगा होता है। तो आई वुड रिकमेंड यू दैट आफ्टर दिस लैब आप इसकी बजाय ये वाला जो अभी आपके सामने है, ये वाला लगवाएं जो डबल पोल है RCCB। ये बाजार से मिल जाता है। इसको वो अर्थ ब्रेकर कहते हैं, अर्थ ब्रेकर। सिंपल वो अर्थ ब्रेकर बोलेंगे इसको, ठीक है। तो आप कहेंगे डबल पोल सिंगल फेज अर्थ ब्रेकर, तो वो आप अच्छी कंपनी का लगवा लें, और ये बड़ा ज़रूरी होता है। तो इसको आप उतार दें। इसका जो है वो अब चूँकि एडवांसमेंट हो चुकी है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है, ये कोई ग्राउंड फॉल्ट नहीं पकड़ेगा। अच्छा, इसी तरह से जैसे ये सिंपल डबल पोल है, इसी तरह से ये वाला जो है, ये है वो सिंगल पोल ब्रेकर जिसकी मैं अभी बात कर रहा था, ठीक है। इसमें सिर्फ फेज इन होता है और फेज आउट होता है, यानी सिर्फ अगर फेज में फॉल्ट पड़ता है तो ये ब्रेकर फॉल्ट आता है या वो ओवरलोड होता है, तो ये ब्रेकर जो है वो आपके पास डाउन हो जाएगा। सिंगल पोल MCB, ये हैवल्स कंपनी है। हैवल्स जो है ये इंडिया की कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है ये। और ये ब्रेकर्स और इस तरह की पूरी सीरीज बनाते हैं MCB की। अच्छा, फिर इसी तरह से फोर पोल दोबारा से इस तरह से भी आपको जैसे लैब में लगा हुआ है वो इस तरह का लगा हुआ है, यानी उसका प्लंजर जो है वो इस तरह का फोर अलग अलग पोल्स का भी नजर आता है, ठीक है। तो उसका बाज़ का ये भी फायदा होता है कि किसी एक फेज के प्लंजर में खराबी हो जाती है तो उसको आप ठीक भी कर सकते हैं, ठीक है। बाज़ का वो उसको इकट्ठा भी दे देते हैं, तो कंपनी टू कंपनी वेरी करता है। अच्छा, फिर ये सिंपल थ्री पोल है, ये सिंपल थ्री पोल है,
यानी जिस तरह सिंपल डबल पोल है, ये सिंपल थ्री पोल है, यानी इसमें कोई भी अर्थ लीकिंग आप कंट्रोल नहीं करते। ठीक है। अच्छा, तो दिस इज अबाउट द ब्रेकर्स। अब हम बैक आते हैं कि जी हमने इसको परफॉर्म कैसे करना है, यानी हमने इन ब्रेकर्स का जो साइज है वो हमने कैसे कैलकुलेट करना है। तो एनईसी का एक एक्ट है टू कैलकुलेट। सेकंड जो इसका स्टेप होगा वो ये होगा, यानी कि यू नीड टू, यानी अब चूंकि हमने ब्रांच वाइज चलना है ना, तो हम क्या करेंगे, टू कैलकुलेट द लोड फॉर ईच ब्रांच सर्किट। जो ब्रांच है उसका हम लोड कैलकुलेट करेंगे फॉर ईच ब्रांच। अच्छा, और करेंगे कैसे? ये एनईसी का एक रूल है, बाय सेक्शन जो है आपका 220 10 बी एंड अपडेटेड इन 1990 एनईसी। ठीक है, ये एनईसी एक कंपनी है, यूँ आप कह लें, जो कि ये बताती है कि अगर आपने जो इलेक्ट्रिक सप्लाई है वो घर में देनी है तो क्या रूल्स होंगे, अगर आप कमर्शियली उसको लगा रहे हैं तो क्या रूल होंगे, अगर आप फैक्ट्री में लगा रहे हैं तो क्या रूल्स होने चाहिए, फॉलो करने चाहिए, ताकि सेफ्टी हमारी जो है वो हर लिहाज से, डिवाइस की भी सेफ्टी होती है, दो तरह से सेफ्टी होती है, और इंसानों की भी होती है, ह्यूमंस की भी होती है। ठीक है, तो ये वाला जो रूल है ये पहले 1984 में एक था, यानी 1984 से अपडेट जो उन्होंने इसको किया वो 1990 में किया। और उस रूल के मुताबिक जो है आपका जो ओवर करंट डिवाइस है, ओवर करंट डिवाइस यानी जो आपका ब्रेकर है, ठीक है, ओवर, ओसी से मुराद है ओवर करंट डिवाइस, इससे मुराद क्या है, ब्रेकर, अभी जो मैंने आपको दिखाया, यानी सिंगल पोल ब्रेकर अगर आप किसी ब्रांच में लगा रहे हो, ठीक है, तो इट शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू नॉन कंटिन्यूअस लोड। नॉन कंटिन्यूअस लोड, अब ये क्या होता है, ये भी, इसको भी हम अभी डिफाइन करेंगे। नॉन कंटिन्यूअस लोड प्लस 125% ऑफ कॉन्टिन्यूअस लोड। ठीक है, इस तरह से ये वो क्राइटेरिया है जिसको हमने फुलफिल करना है, यानी नॉन कंटिन्यूअस लोड प्लस 125% ऑफ द कंटिन्यूअस लोड। अच्छा, अब नॉन कंटिन्यूअस लोड क्या होता है, यानी जो भी इसकी एम्पेयर, यानी इधर इधर आपके पास एम्पेयर में जो भी रेटिंग निकलेगी ना ब्रेकर की, वो इससे बड़ी या इसके बराबर होनी चाहिए। ठीक है, नॉन कंटिन्यूअस लोड प्लस 125% ऑफ द कंटिन्यूअस लोड। अच्छा, अब जो आपके पास कंटिन्यूअस लोड है वो क्या है? ठीक है, कॉन्टिन्यूअस लोड वो क्या है? और आप कह लें कि इधर मैं नॉन नॉन कॉन्टिन्यूअस लोड जो है उसको मैं बताता हूँ। नॉन कंटिन्यूअस लोड क्या है? जो कंटिन्यूअस लोड है, इसका मतलब ये है कि इसका जो ऑन टाइम है, ठीक है, टाइम ऑन इस लोड का, वो ग्रेटर और इक्वल टू, आप कह लें कि 2 to 3 आवर्स होता है। अगर कोई लोड आपका, मिसाल के तौर पर आपकी लाइट्स है, पंखे हैं, एसी है, फ्रिज जो है ना वो खास तौर से, क्योंकि फ्रिज में तो 24 घंटे ऑन रहता है, तो वो कंटिन्यूअस लोड कहलाएगा। और जो लोड आपका, बिल्कुल इसके ऑपोजिट में क्या लिखूंगा, कि जिसका जो ऑन टाइम है, जो टाइम ऑन है, अगर वो लेस है या इक्वल है जो है आपका 2 to 3 आवर्स, तो वो आपका नॉन कंटिन्यूअस लोड कहलाता है। अब इसमें आपके कई लोड्स, कई लाइट्स और पंखे आपके ऐसी जगह है, मिसाल के तौर पर आपके एग्जॉस्ट फैंस, वो बहुत थोड़ी देर के लिए चलते हैं, आपकी किचन की लाइट जो है वो भी जाहिर बात है कंटिन्यूस 2 से 3 घंटे, उसके बाद तो आप मतलब उसको बंद ही कर देते हैं फिर इस तरह से। और इस तरह की आपकी जो गैरेज लाइट्स हैं, या मतलब और कई ऐसी लाइट्स, फैंस, एग्जॉस्ट फैंस, और इस तरह का जो लोड है
जिसको आप मैक्सिमम इस्त्री आपकी आयरन, ठीक है, आपका जो आपकी पानी की मोटर है वो, मतलब इसको आपने कैटेगराइज करना है। ये आपने खुद से कैटेगराइज करना है कि किसको आप, ये मैंने ऊपर क्राइटेरिया लिख दिया है, इसको आप कैटेगराइज कर सकते हैं कि आपने किस लोड को कंटिन्यूअस और किसको नॉन कंटिन्यूअस लोड में शुमार करना है। अब ये 2 से 3 घंटे मैंने लिखे हैं। अगर मैं इसका हल निकाल लूँ, क्योंकि एक जगह लिखा हुआ है 3 घंटे, एक जगह लिखा हुआ है 2 घंटे, हम इसको 2.5 आवर्स भी ले सकते हैं। ठीक है, इसका एवरेज आप कह लें 2.5 आवर्स। ठीक है, इधर भी 2.5 आवर्स, हम इसका एवरेज ले सकते हैं 2.5 आवर्स के लोड जो है ना वो उसका ऑन टाइम या ऑफ टाइम जो भी है ना, बारह 2.5 आवर्स हम ले सकते हैं। अच्छा, फिर इसका जो डिमांड फैक्टर है कंटिन्यूअस लोड का, क्योंकि अब ये 3 या 2.5 घंटे से ज्यादा के लिए ऑन है, इसका मतलब है कि इसका जो डिमांड फैक्टर है वो आप फिर 1 लोगे। ठीक है, और इसका जो डिमांड फैक्टर है, इसका जो डिमांड फैक्टर है वो आप जो है 0.5 भी लेंगे और जो है 0.6 भी लेंगे। ये मेहता में लिखा हुआ है, ये मैं अभी आपसे शेयर भी कर देता हूँ। जी, ये देखें, ये लिखा हुआ है कि अगर आपका जो जो है आपका 0.5 किलो वाट का लोड है, यानी 500 वाट का जो लोड है, उसका डिमांड फैक्टर 0.6 है। ठीक है, और अगर आपका वो लोड जो कि जो है आपका ओवर 1 किलो वाट है, 1 किलो वाट या उससे ज्यादा, उसका डिमांड फैक्टर 0.5 है, वो कम हो जाता है। अच्छा, इसकी जो रीजनिंग है ना, ये बहुत अहम है। देखो, जो लोड जितना बड़ा होता है ना, वो उतना ज्यादा डिमांडिंग नहीं होता, जाहिर बात है, उसको आप एक खास टाइम के लिए चलाते हैं और बंद कर देते हैं, इसीलिए डिमांड फैक्टर गिर जाता है। आप देखो कि जब आपका लोड जो है वो 250 वॉट्स है, 1/4 किलो वाट मतलब 250 वॉट्स, जब आपका लोड सिर्फ 250 वाट वाला है तो उसका डिमांड फैक्टर वो 1 ले रहा है। इसका मतलब ये है कि वो लोड कोई ऐसा है जो कि आप काफी देर चला सकते हो। मिसाल के तौर पर आपका एयर कूलर जो है, गर्मियों में एयर कूलर हम लगाते हैं, तो वो तकरीबन इतना ही वॉट्स का बन जाता है, क्योंकि उसकी 2 मोटर्स होती हैं। अब तो खैर उसकी चाइनीज मोटर अगर आप पानी में लगा ले, वो छोटी वाली होती है, पहले तो जरा बड़ी बड़ी मोटरें आती थी ना। तो वो लोड जो कि वॉटेज में कम हो, उसका डिमांड फैक्टर ज्यादा होता है, जो लोड वॉटेज में ज्यादा हो उसका डिमांड फैक्टर इसीलिए कम हो जाता है। तो ये 3 वैल्यूज हैं आपके पास, और इसमें से हमने हमने इसमें से वैल्यूज को कैसे लिया है, वो जैसे मैंने भी आपको बताया कि अ, आपका अगर लोड नॉन कंटिन्यूअस कैटेगरी में है तो डिमांड फैक्टर जो है वो आप 0.5, और जो है ना वो आप 0.6 ले लोगे। अच्छा, अब इसमें ये है कि जो आपका कंटिन्यूअस लोड है, बहरहाल उसमें यानी बहरहाल उसका ये कहा जाता है कि डिमांड फैक्टर 1 लें, लेकिन मे भी आप ये कहें कि जी जो है इसके जो वॉटेज हैं वो तो टेबल के मुताबिक, ऐसा लोड जो कंटिन्यूअस है उसके वॉटेज तो कम है। ठीक है, तो वो बहरहाल उस कैटेगरी में आ ही जाएगा। ठीक है, और अगर वो, यानी मेरा कहने का मकसद ये है कि कोई लोड ऐसा भी हो सकता है जो कि जिसके यानी जो 250 वाट से बड़ा हो। अभी हमने देखा ना कि इसके जो वॉटेजेस आ रहे हैं वो आपके पास 250 वॉट्स आ रहे हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि बाज का जैसे एसी है आपका, ठीक है, या और कोई फ्रिज है, तो वो 250 वॉट से बड़ा ही है। अब वो कंटिन्यूअस लोड में ही आ रहा है, मगर उसका डिमांड फैक्टर हम 1 ही ले रहे हैं। अब उसकी रीजन डिमांड फैक्टर 1 लेने की बन जाती है ना, क्योंकि वो हर वक्त ऑन भी तो है ना, उसकी डिमांड है, कंटिन्यूअस है में डिमांड। ठीक है, जब उसकी डिमांड कंटिन्यूअस बन गई ना, तो फिर उसका डिमांड फैक्टर आपको 1 ही लेना पड़ेगा। ठीक है, इर्रेस्पेक्टिव के वो 250 वॉट से बड़ा है। तो नहीं समझ आ रही बात की? तो इसीलिए हमने ये कह दिया है कि जो कंटिन्यूअस लोड है उसका डिमांड फैक्टर आप 1 ही ले लें। ठीक है, जो भी आपका कंटिन्यूअस लोड बनता है, और जो नॉन कंटिन्यूअस लोड बनता है उसका डिमांड फैक्टर आप 0.5 भी ले सकते हो। यहाँ पे आप इसको थोड़ा सा आगे पीछे आप कर सकते हो, और 0.6 भी ले सकते हो। ये आपका ओवर जो है लोड जो है वो ग्रेटर और इक्वल टू 1 किलोवाट,
ग्रेटर आर इक्वल टू 1 किलोवाट। इसको आप माइक बंद कर दें, पहले की बात है, हर बंदा अपना माइक बंद करके बैठे प्लीज। 1 किलोवाट जो है, अगर वो या उससे बड़ा लोड है तो डिमांड फैक्टर आपका 0.5 बन जाएगा। और अगर आपका जो लोड है वो 0.5 किलोवाट है, 0.5 किलोवाट, ठीक है, या 0.5 किलोवाट आप कह लें टू 1 किलोवाट, तो ये वो बन जाता है जो कि आपका जो है 0.6 आप इसको ले सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप कर लें। ठीक है, तो कंटिन्यूअस लोड में मैंने इसलिए वोल्टेज को कैंसिल कर दिया है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लोड आपका बड़ा भी आ सकता है जो कि 24 घंटे चल रहा है या 8 घंटे चलता है, 9 घंटे चलता है, जैसे एसी है। तो उसका फिर हम वोल्टेज नहीं देखेंगे, फिर हम उसका डिमांड फैक्टर 1 ही लेंगे। ठीक है, इसलिए कंटिन्यूअस में हम इसको निगलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, ये होगी बात। फिर उसके बाद जो है मजीद आपने ना इनको कैटेगराइज करना। अब कंटिन्यूअस लोड में जैसे मैंने बात की, हम कुछ लोड्स लिख लेते हैं, जैसे फ्रिज है, ठीक है, फ्रिज है, आप लिखवा सकते हो मुझे कि एसी आप है, कुछ लाइट्स और फैंस आपकी ज़ाहरी बात है बिल्कुल ऐसी हैं जो कि लाइट्स एंड फैंस जो कि आपके जो है वो कंटिन्यूअस लोड में आ रहे हैं। ठीक है, ये अब आपने देखना है कि कितने लाइट्स और फैंस हैं, ठीक है, इनका नंबर ये आपने अब खुद देखना है। इसी तरह नॉन कंटिन्यूअस लोड में भी आपके कुछ लाइट्स और फैंस आ जाएंगे। ठीक है, अच्छा, फिर आपकी वॉशिंग मशीन है। अब वॉशिंग मशीन जो है, मेरा नहीं ख्याल कि 2.5 घंटे से ज़्यादा चलती है। मतलब अगर इसीलिए इसको 3 घंटे भी लिखा गया। बावजूद अगर आप देखें कि यार 3 घंटे हमारी मशीन चल रही है, तो भी नॉन कंटिन्यूअस लोड होगा। ठीक है, यानी उसको आप कंटिन्यूअस नहीं ले सकते, वरना आप ब्रेकर फिर बड़ा लगा लोगे। उसका उसका नुकसान क्या है, आगे जब मैं कैलकुलेशन, ये जो ऊपर फार्मूला लिखा हुआ है ना आपके सामने, नॉन कंटिन्यूअस लोड प्लस 125% ऑफ, देखे ना, अगर आप, या आपको बात समझ में आ रही होगी, अगर आप एक लोड को गलत कैटेगराइज करते हो तो उसका 125% भी लेना पड़ेगा। इससे आपका ब्रेकर का साइज बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, और फिर वो है, उसको आप इधर ही लिखें, वो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, और ये आपका लॉन्ड्री में लोड है, लॉन्ड्री का लोड है आपका। ठीक है, अच्छा, फिर और कौन से लोड्स हैं आपके? एग्जॉस्ट, ये लाइट्स और फैंस में आप कैटेगराइज कर सकते हो कि एग्जॉस्ट फैन है, ये है, वो है, इस तरह से। और जो आपकी पानी की मोटर है, वो दिन में आपकी जो है, आई गेस कि बिल्कुल 2 से 3 घंटे चलती है, इससे ज़्यादा तो नहीं चलती, सारी बात। तो जो मोटर है जो वाटर मोटर है, वो भी आपका इधर आ से आ जाएगा आपका। अ, जो है, चले ये अच्छा, कुछ लोड ऐसे हैं जैसे कि, अच्छा हाँ, फिर इसमें एक जो बड़ा लोड है वो माइक्रोवेव अवन का है। ठीक है, तो उसका आसान तरीका ये है कि मैंने आपके साथ ये जो शेयर किया ना, जो मैंने लोडिंग की लिस्ट शेयर की है, यहाँ से आपको सारे लोड्स भी याद आ जाएंगे, और आप कुछ की तो मैंने लिस्ट बनाई दी है, और कुछ जो है वो आप यहाँ से, जब आप ये वॉटेज के साथ हैं। अच्छा, ये जो मैंने वॉटेजेस लिखी है ना, ये मे बी कुछ तब्दील कर जाए। मिसाल के तौर पर एक दफ़ा मैंने एनर्जी सेवर लिया, अपना सॉरी एलईडी एलईडी लिया, तो वो 14 वाट का था। अब यहाँ पे बहरहाल ये तो लिखा हुआ है कि 9 to 15 वाट, में भी कोई 8 वाट का भी हो। तो ये थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, ये मतलब एक टेंटेटिव रेंज लिखी हुई है, और ये काफ़ी हद तक ठीक भी है। ठीक है, तो
कहा तो यही जाता है कि जो भी चीज़ है उसके ऊपर उसकी वॉटेज लिखी होती है, लेकिन ये एक हैंडी डॉक्यूमेंट है आपके पास। एक तो आपको इसमें से लोड पता चल जाएगा कि क्या क्या लोड है, जो मे बी आप भूल ना गए हो या समथिंग लाइक दिस। और कुछ आपको जो है वो एक आइडिया बिल्कुल हो जाएगा कि जैसे आयरन 1000 वाट की भी है और 2000 वाट की भी होती है, ठीक है, 1500 वाट की भी होती है बाउस का, तो ये थोड़ा सा वेरी कर जनरली चूंकि 1000 वाट की समझा जाती है, छोटे बड़े का साइज होता है, छोटा जैसे उसने 400 वाट से लिखा, दैट इज फ्रॉम 1500 वाट। फिर इसी तरह से ये रेफ्रिजरेटर्स हैं जैसे, ठीक है, अब ये ओल्ड रेफ्रिजरेटर वो बता रहा है कि 400 वाट से 700 वाट है, और न्यू जो है वो अब एनर्जी सेविंग, जैसे मैंने बताया, अच्छे कंप्रेसर्स आ गए हैं, एडवांसमेंट हो गई है, तो वो 250 वाट से 500 वाट तक जाता है, ठीक है। और फिर डीप फ्रीजर भी इस तरह से है, ठीक है। वाटर डिस्पेंसर अगर आप लगाते हैं, हीटिंग में वो ज़्यादा खर्च करता है, कूलिंग में ज़रा कम खर्च करता है, बोर्ड्स में कम कर रहा होता है। इसी तरह से इन्वर्टर एसी है, उसका भी लिखा हुआ है, ये मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, ये ज़रा थोड़ा आपको ज़्यादा रिक्वायर्ड होगा, ये वाला, ठीक है। तो देखिए ये 250 वाट से 2000 वाट है, इसका मतलब ये है कि अब आजकल जो एसी आ रहे हैं, जब वो अपने डिज़ायर्ड टेम्परेचर तो वो बहुत थोड़ा वोल्टेज ले रहे होते हैं, आ सकते हैं और इस तरह से। लेकिन ऑब्वियसली अब ये आपका साइज है कि आपका 1.5 टन का एसी है, और जो है उसका साइज क्या है, तो उसके वोल्टेज ऊपर बाउस का मेंशन होते हैं, तो वो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन हमने जो कैलकुलेशन करनी है ना, वो जो आपकी जब भी एसी, चाहे इन्वर्टर एसी है, जब वो स्टार्ट होगा तो वो अपने रेटेड वोल्टेज लेगा, ठीक है। और बड़ी, ये तो वो जो 250 वाट है ना, ये तो वो हो सकता है कोई 4-5 घंटों बाद आए, क्योंकि गर्मियों में तो इतनी गर्मी होती है कि उसको बहुत वक्त लग जाता है कमरे को ठंडा करने में, और जब हर चीज़ का टेम्परेचर आपका वो होगा, और लोग 24 पे चलाएंगे या 25, तो वो उसको अटेन करने में बड़ा वक्त मेरा ख्याल है कि वो 800 वाट से आप कमरे टेम्परेचर क्या रखें। अगर कुछ लोग जैसे, मैं पसंद करता हूँ कि बस कमरे का टेम्परेचर ठीक होना चाहिए, मुनासिब, तो मैं तो उसको 29 या हद 28 रखता हूँ, या इससे इससे कम मेरे से बर्दाश्त भी नहीं होता। तो लोगों का अपना अपना एक डिजायर्ड टेम्परेचर है कि जो इसने यहाँ पर लिखा हो, और साइज क्या है ये फिर उस पर डिपेंड कर रहा है। तो वो बिल से आपको पता भी चल जाता है। बाद लोग कहते हैं इन्वर्टर एसी लगवाया मगर बिल उतना ही है, लेकिन फर्क भी पड़ता है, जाहिर बात है। अगर आप ओल्ड एसी रखेंगे तो वो सेम वोल्टेज पे चलता रहता है जब तक कि वो ट्रिप नहीं कर जाता, और ट्रिप तो फिर बाउज का लोग करते ही नहीं है। तो इन्वर्टर का ये है कि उसका टेम्परेचर जैसे जैसे कम होता जाता है ना, उसके वोल्टेज गिरते ही जाते हैं, तो वो ही फर्क डालता है। फर्क होता है, लेकिन अब मजीद फर्क डालना है तो डिजायर्ड टेम्परेचर डिपेंडेंस है आपकी ना, ठीक है। तो ये कुछ लोड्स हैं जिनकी वोल्टेजेस, और मैंने बताया इसको अब आप कंटिन्यूअस नॉन कंटिन्यूअस में कैटेगराइज आप इजीली जो है वो आप कर सकते हैं। अच्छा, तो नेक्स्ट जो चीज़ है वो ये है कि हम एक कैलकुलेट करके कुछ चीज़ों को हम देख लेते हैं कि जो है वो क्या है, यानी आपने इसको करना कैसे है। ये फार्मूला आपके सामने है, तो आपने अब यूँ करना है कि हम एक ब्रांच की जो है ना, यानी अच्छा पहले आप यूँ करें कि चूंकि मैंने बताया आपको कि एसी हो गया, ठीक है, कुछ चीज़ें जो है वो मैं यहाँ पर, अवन हो गया, फ्रिज हो गया, आपकी वाटर मोटर हो गई, ठीक है। अच्छा, फ्रिज के साथ फ्रीज़र भी है, ठीक है, कुछ लोग डीप फ्रीज़र भी खरीदते हैं, वो भी साथ में। एसी, अवन, फ्रिज, मोटर, आपकी लॉन्ड्री में, ठीक है। और इनको आप सेपरेट रखें। सेपरेट मतलब इसको आप सेपरेट, यानी डेडिकेटेड ब्रेकर दें इसको। मैंने फिलहाल यहाँ पर सेपरेट लोड करके लिखा क्योंकि ये ज़रा बड़े लोड है, ठीक है। इसका ब्रेकर शेयर अगर आप करेंगे ना तो वो ठीक नहीं है। अगर आपके दो एसी हैं तो अलग अलग ब्रेकर रखें, ठीक है। ये रिकमेंडेड है और आपको भी अच्छा पता चल जाएगा, मैं नीचे लिखूंगा।
और दूसरी एक बात आपके जहन में आ रही होगी, मिसाल के तौर पर फ्रिज हो गया या अवन भी हो गया, जो है इन ये जो दो लोड्स हैं, ये आपके जो है ना वो लगते हैं आउटलेट्स में, या जिस आउटलेट या प्लग लोड है, मोटर भी प्लग लोड है, लॉन्ड्री में भी जो वॉशिंग मशीन है वो प्लग लोड है। तो वो प्लग लोड की बात नहीं अभी मैंने की, प्लग से मुराद दिया है कि आपका इस तरह से दो रिसेप्टेकल लगा होता है, ठीक है। वैसे तो वो होना चाहिए इस तरह से, अर्थ भी होना चाहिए, ठीक है। ये आपके पास फेज है और ये आपके पास न्यूट्रल है। तो यानी इसकी बात अभी तक मैंने नहीं की, तो इसको हम अलग से कैलकुलेट किया करते हैं, ठीक है, कि ये कितने लगेंगे, इसकी कैलकुलेशन हो जाएगी। अच्छा, अब मैं जो कर रहा हूँ, बारह ये मैंने ऊपर बता दिया, अब मैं जो कर रहा हूँ वो ये है कि लोड load calculation in a branch circuit, ठीक है। तो उसको हम देख लेते हैं। मिसाल के तौर पर आपके पास जो है वो अ, अच्छा, अब आपने क्या करना है, यानी इसमें एक रिकमेंडेड चीज ये है कि मेक गुड कम्बिनेशन मेक गुड कम्बिनेशन ऑफ make good combination of non-continuous and continuous load, ठीक है। क्या मतलब, अभी आपको समझ आ जाएगा। यानी ये नहीं है कि जब आप लोड कैलकुलेट कर रहे हो ना, तो आप एक यानी कुछ लाइट्स और फैंस जो हमेशा चलनी है उनको आप एक ही ब्रेकर पर रखें, नहीं, बल्कि एक ब्रेकर जो है, यानी इसका मतलब ये है, ये जो मैंने अभी स्टेटमेंट लिखी है, मेक गुड कम्बिनेशन ऑफ नॉन कंटिन्यूअस एंड कंटिन्यूअस लोडिंग, कि आपका जो एक ब्रेकर है, यानी ये आपका सर्किट ब्रेकर है, ठीक है, इसके ऊपर इस तरह का लोड होना चाहिए। अगर इसके ऊपर सिर्फ कंटिन्यूअस लोड होगा, वो अच्छी बात नहीं है। यानी एक तो इसका साइज बड़ा हो जाएगा, ठीक है, तो आपको फिर ब्रेकर्स का नंबर भी ज्यादा करना पड़ेगा। तो आप एक ब्रेकर के ऊपर अगर कुछ कंटिन्यूअस और कुछ नॉन कंटिन्यूअस लोड रखेंगे, तो वो मुनासिब भी रहेगा नंबर के भी लिहाज से, नंबर ऑफ द सर्किट ब्रेकर्स के भी लिहाज से, और सर्किट ब्रेकर की एफिशिएंसी या गर्म वगैरह होने के लिहाज से, ठीक है। तो ये एक चीज जो है उसका हम ख्याल रखते हैं। अच्छा, फिर जो है ये एक पॉइंट है जिसको हम फिर एक ये है कि इसीलिए यानी इसके तहत नेक का एक सेकंड, make a list of non-continuous and continuous load। पहले एक लिस्ट ही बना लें, इसका मतलब ये है, ठीक है जी, एक आप लिस्ट बना लें। ये नहीं, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपने लोड कैलकुलेशन करनी है ना एक ब्रांच में, इन आ ब्रांच सर्किट। पहले हम एक ब्रांच सर्किट में लोड को स्पेसिफाई करेंगे, यानी ये वाला जो मैंने स्टेप लिखा है, ये वाला जो मैंने स्टेप लिखा है, ये वाला, ये आप यहाँ पर यूं करोगे कि पहले आप, अब इसका जो पार्ट ए है उसमें आप लोड को स्पेसिफाई कर रहे हैं, लोड को स्पेसिफाई कर रहे हो आप, ठीक है। और कैसे स्पेसिफाई कर रहे हो, ये जो मैंने ऊपर दो पॉइंट्स लिखे हैं, ठीक है, इसके तहत। तो लेट से मैं कहता हूँ कि मैंने 4 फैंस हैं, या सॉरी 5, लेट से मैं कहता हूँ जी मैंने लाइट्स ली हैं इन टोटल, ठीक है, मेरे पास 5 लाइट्स हैं +2 फैंस हैं। इस इस लोड को मैंने मैंने स्पेसिफाई कर लिया कि मैंने एक ब्रांच में रखना है, ठीक है, ये मैंने स्पेसिफाई कर लिया, ठीक है। और मजीद ये कि उसमें से
आपके पास जो है कुछ कंटिन्यूअस है और कुछ नॉन कंटिन्यूअस है, यानी ये वाली जो दोनों जो कैटेगरी है, ये ऊपर जो मैंने पॉइंट लिखा हुआ है ये वाला, ठीक है, ये इसके मुताबिक है, या ये वाला, ठीक है। इनको मैंने आइडेंटिफाई कर लिया कि कुछ लाइट्स और कुछ फैन, ये आपको ना आहिस्ता आहिस्ता अंदाजा हो जाएगा जब आप वॉटेज के लिहाज से देखोगे, या जो मैं आपके सामने एग्जांपल बता रहा हूँ इससे आपको ये कर करके पता चल जाएगा कि अच्छा जी इस तरह से हम लोड ना अपना ले लेते हैं। तो अच्छा लाइट्स जो है, लेट्स से मैंने 40 वाट की मैंने एक लाइट ली है, यानी मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो अब आप यूं करेंगे कि उसमें मैंने क्या किया कि मेरे पास 3 लाइट्स जो हैं 40 वाट्स की है, ठीक है, ये 3 लाइट्स है, 3 लाइट्स 40 वाट्स मल्टीप्लाई, अब ये मेरी वो लाइट्स हैं जो कंटिन्यूअस जलनी है, तो इसका जो डिमांड फैक्टर है वो 1 है, ठीक है। यानी जो फार्मूला है वो ये है, फार्मूला जो है वो ये है कि नंबर मल्टीप्लाई वॉट्स मल्टीप्लाई डिमांड फैक्टर डिवाइडेड बाय वोल्ट्स दैट इज इक्वल टू करंट, ये फार्मूला है करंट कैलकुलेट करने का, ठीक है। नंबर यानी कितने नंबर ऑफ लाइट्स आप ले रहे हो, मल्टीप्लाई बाय वॉट्स मल्टीप्लाई बाय डिमांड फैक्टर। अब डिमांड फैक्टर जो है ना वो वाजिया करेगा कि आपका ये कंटिन्यूअस लोड है नॉन कंटिन्यूअस लोड है, ठीक है। तो डिवाइडेड बाय वोल्ट्स जो 220 वोल्ट्स हैं, ये आपका करंट निकला है। तो मैंने 3 लाइट्स ली हैं 40 वाट्स की हैं, और डिमांड फैक्टर अगर उनका 1 है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कंटिन्यूअस लोड है, ठीक है, डिवाइडेड बाय 220, सही। तो इट इज इक्वल टू सम एम्पेयर बन जाएंगे आपके पास, ठीक है। इसी तरह से आप जो है, अब आपकी 5 लाइटें थी ना, यानी मुझे पहले ही पता था कि मेरे पास 3 लाइट्स, अभी तो मैं ऊपर से नीचे आ रहा हूँ ना, मे बी आपको पहले ही आपने ऊपर कैटेगराइज किया हुआ है, तो आपने, यानी आपने ये नहीं देखना, ये क्वेश्चन होगा आपके जहन में कि अच्छा ये लाइट्स किन कमरों में लग रही हैं, नहीं नहीं नहीं, ये हम ये नहीं देख रहे कि किस कमरे में हमने, बिल्कुल ऐसा भी है, ऐसा भी है, लेकिन इस वक्त हम नंबर ऑफ लोड ले रहे हैं, नंबर ऑफ लोड को हमने एक ब्रेकर पे रखना है, ठीक है। वो ब्रेकर वो मल्टीपल रूम्स का होगा, एक ब्रेकर होगा वो मल्टीपल रूम्स में लोड को हैंडल कर रहा है, आप यूं अपने जहन में रखें, बाद में हम उसको कर सकते हैं डिजाइन जो है वो, यानी बी पार्ट होगा इस लैब का, ठीक है, वो आपको उस वक्त पता चल जाएगा। अभी आप सिंपल ये करें जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये मॉडिफाई भी होगा डिजाइन आपका। अभी फिलहाल ये है कि आपने ब्रेकर का साइज कैलकुलेट करना है कि अगर मैं ब्रेकर पे 5 लाइटें और 2 पंखे रखूं तो मेरा ब्रेकर का साइज क्या निकल रहा है। एक्चुअली सिर्फ अभी ये बात हो रही है, यानी अभी सिर्फ साइजिंग पर बात है, लगनी लाइटें कहाँ कहाँ हैं, अच्छा जी ये वो बात की बात है, वो अलग पार्ट है, ठीक है। पहले हम ये कैलकुलेट करेंगे फिर उसके बाद वो हम उधर आ जाएंगे, ठीक है। इसी तरह से अब मेरी 3 लाइटें रह गई हैं, सॉरी 2 लाइट्स रह गई हैं, तो उनको मैं क्या करूंगा, लेट से मैं इधर लिख लेता हूँ। तो 2 है वो 40 वाट्स ही की, लेकिन वो जो है ना यानी नॉन कंटिन्यूअस है, ज़्यादा नहीं जलती, तो उनका जो डिमांड फैक्टर है वो मैं 0.6 ले लूँगा, क्योंकि वो जाहिर बात है कि 0.6 ही आएगा, एंड डिवाइडेड बाय 220, तो इसका मेरे पास करंट निकला है इज इक्वल टू सम करंट। इसी तरह जो 2 पंखे हैं मेरे पास, 2 लेट से 100 वाट्स के पंखे हैं, मल्टीप्लाइड बाय कंटिन्यूअस चलते हैं, कंटिन्यूअस लोड है, डिमांड फैक्टर 1 हो गया डिवाइडेड बाय 220, और ये मेरे पास आपका कुछ एम्पेयर यहाँ पर आ जाएंगे। तो समझ रही बात, सर ये इस फैंस और तरह ये से जो है जो लाइट्स हैं, आपने कुछ हाँ जी, जो फैंस और ये जो है लाइट, उसमें जो आप जी डिमांड जी, फैक्टर यूज कर रहे हैं 1, उसमें वो ये 1 ही यूज होगा इन केस ऑफ फैंस और लाइट, क्योंकि जो हमने जो पीछे किया था वहां पर ये था कि ये 1/2 अगर वॉट होगा तो उसका डिमांड फैक्टर होगा 1, हाँ और जो जो आपके पास वो वॉट ये बढ़ते जाएंगे आपके पास होता जाएगा कम। हाँ हाँ, नहीं नहीं, मैंने वो बता दिया हुआ है पीछे, वो आप बैक जब रिकॉर्डिंग में आप सुनेंगे ना, मैंने उसको ठीक हो बहुत गया सर। वाजिया कैंसिल कर दिया था, आपको याद होगा कि मैंने ये ठीक कहा हो था कि जब डिमांड फैक्टर आपका 1 है ना, तो उसके जी। लिए वॉट्स कोई हैसियत नहीं रख रहे,
ठीक हो गया सर, आगे समझ। ठीक। हाँ, क्यों? ठीक उसकी ठीक। रीजन ये है ना कि अब लोड आपका चाहे 40 वाट का है या 500 वाट का है, क्योंकि उसकी डिमांड कंटिन्यूअस है, आपको 24 घंटे है। यानी 24 घंटे है या कोई 3 से 4 घंटों से ज्यादा है उसकी डिमांड, तो वो कंटिन्यूअस लोडिंग में आ जाता है। तो उसका डिमांड फैक्टर इसीलिए आपको 1 ही रखना पड़ेगा। यानी इसका मतलब ये है कि आपका जो ब्रेकर है वो इसके लिए रेडी हो जाए। इसका मतलब ये होता है, डिमांड फैक्टर 1 रखने का मकसद या मतलब ये होता है कि अब आपका जो सर्किट ब्रेकर है, सर्किट वो ब्रेकर उसके लिए मस्ट बी तैयार हो रेडी। जाता है। हाँ जी, ठीक हो बिल्कुल गया बिल्कुल। सर। अब दूसरी ये भी बात है ना कि हम अब सर्किट ब्रेकर को इसीलिए कुछ जो कंटिन्यूअस लोड है, यहाँ पर 2 कंटिन्यूअस लोड है और एक नॉन कंटिन्यूअस लोड है। तो इसका कॉम्बिनेशन बनाकर हम सर्किट ब्रेकर को स्पेसिफाई कर देंगे। अगर हम देखें इसका साइज बड़ा है और हमारा लोड छोटा है, तो कुछ लाइट्स को और फैंस को और इसके ऊपर ले आए। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको इंक्रीज कर सकते हैं, डिपेंड हमारे पास मार्केट में साइज। अच्छा, अब आपने ये कैलकुलेट कर लिया, डिमांड फैक्टर का तो अब आपको पता चल गया होगा। अच्छा, अब हमने ये कैलकुलेट कर लिया खाता, जो कि बहुत अहम है। यानी अब आप जो करोगे वो ये अच्छा चलो मैं ऊपर लिखने की ट्राई करता हूँ। यानी जो फार्मूला आपके पास है वो ये है कि ब्रांच में जिसमें मैंने ये लोड लिया है उसमें कितने एम्पेयर फ्लो कर रहे हैं। ठीक है, ब्रांच में कितने एम्पेयर फ्लो कर रहे हैं, दैट इज इक्वल टू जो है आपका नॉन कंटिन्यूअस लोड। यानी वो नॉन कंटिन्यूअस लोड जो है वो आपका ये आ रहा है 2 × 40 मल्टीप्लाई 0.6/220। अब इसका क्या आंसर होगा? 80। बहरहाल जो आप अनकंटिन्यूअस लोड है इसका आप जवाब निकाल लो, प्लस 1.25 125% का मतलब क्या होता है, 1.25 इंटू ये वाले जो दो आपके पास जो कंटिन्यूअस एम्पेरेजेस आ रहे हैं। ठीक है, प्लस जो नीचे से आपके पास आया। ठीक है, ये आपका ब्रांच का करंट बन गया। इसको आपने अब यहाँ पर रख लिया। अब आपने देखा मिसाल के तौर पर इसका जवाब आपके पास आता है समथिंग लाइक 3 एम्पेयर, लेट से। ठीक है, इसका जवाब या 2.5 आता है। चल ले लें आप। ठीक है, नॉन। तो अब आपका जो ब्रेकर है वो अब आपने देखना है कि मुझे मार्केट में क्या अवेलेबल है। मार्केट में तो आपको 3 एम्पेयर का अवेलेबल नहीं होगा या 2.5 का, यानी हर कैलकुलेटेड एम्पेयरेज का ब्रेकर अवेलेबल नहीं है। तो मार्केट में जो चीज अवेलेबल है वो कम से कम, एज फार एज आई नो, और कई कंपनीज वेरी कर सकती है। आपने एक कंपनी चिन्ह भी कर दें, इसको मैंने सर्वे किया और बिल्कुल आप फील्ड में जाएं, देखें कि जो है वो कौन से ब्रेकर अवेलेबल है। तो ये आपका बिल्कुल वो जो काम आपका डिमांडिंग होता है कंस्ट्रक्शन सेक्टर में, वो आपका ये वो वाला काम है। तो अगर आपको 6 एम्पेयर का ब्रेकर अवेलेबल है तो आप यहाँ पे 6 एम्पेयर का ब्रेकर, आप सर्किट ब्रेकर आप लगा देंगे। सर्किट ब्रेकर इज इक्वल टू 6 एम्पेयर इस ब्रांच में। ठीक है, ये आप लगा देंगे। यानी हमने पीछे यही हमारा ब्रेकर है, दैट शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू द ब्रांच करंट which would be calculated by the formula of NEC non continuous plus 1.25 of the continuous, और वो आपके पास 3 एम्पेयर आ गया, तो वो आप 6 एम्पेयर का ब्रेकर लगा देंगे। अब आप देख रहे हैं कि अभी इसमें स्पेस, तो मे पे एक इसको और इसके ऊपर ले आओ। ठीक है, प्रोसीजर ये है आपके पास। फिर आप दूसरी ब्रांच ले लोगे और इसी तरह से आपने जितना भी कैलकुलेट किया है, ये जो आपने लिस्ट बनाई है, ये जो मैंने पॉइंट्स लिखे हैं, इसके तहत ये आपका जो है एक आइटिनेशन बनाना है और उसके तहत आपने यहाँ पर लोड को स्पेसिफाई करना है और फिर आपने ये फार्मूला लगा के तो ब्रांच का करंट आपने कैलकुलेट कर लेना है। और फिर आपने सर्किट ब्रेकर जो जो अवेलेबल है जिस कंपनी का, उस एक कंपनी आप सिलेक्ट कर लें, उसको आप लिखेंगे जो मार्केट में जो अवेलेबल साइज है वो ये है, सो आई एम टेकिंग दिस साइज। ब्रांच करंट अलहदा लिखना है, वो ब्रांच करंट जो है वो इसी फार्मूले से कैलकुलेट होगा। और जब सर्किट ब्रेकर का साइज
लिखेंगे उसको आप लिख दें कि इस ब्रांच में मैं ये सर्किट ब्रेकर लगा रहा हूँ, CB1 ब्रांच 1 कर लेना, ब्रांच को भी आप नंबर दे दें, ब्रांच 1 CB1, इस तरह से ब्रांच 1 एम्पेयर 3 एम्पेयर, CB1 एम्पेयर 6 एम्पेयर अप्लाइड। तो ये आपका सिंगल पोल ब्रेकर का साइज निकल आया। ठीक है, तो यहाँ तक ये बात मुकम्मल हो जाती है। कोई इसमें क्वेश्चन है, ये कोई बात है तो पूछ लें। उसके बाद मैं अभी इस प्लग अपना पावर प्लग की तरफ जा रहा हूँ, जो आपका सॉकेट है, पावर सॉकेट या आउटलेट, रिसेप्टेकल, इसके कई नाम हैं। मैं इस तरफ जा रहा हूँ कि इसको इस नहीं किया तो इस क्या प्रोसीजर है, इसका हमने सर्किट ब्रेकर अलहदा रखना होता है। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ ना, ये अप्लाई नहीं होता फील्ड में, और इंतहाई जो है आप यूँ कह लें कि नॉन टेक्निकल या बिल्कुल एक रूल्स से हट के घरों में इलेक्ट्रिकल प्लान रखा जाता है, जिससे फिर जो है ना आपको कंसिक्वेंसेस बर्दाश्त करने पड़ते हैं। मतलब मैं आपको एक आपके साथ भी कई इस तरह के वाकयात हुए होंगे, मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले तो जो ग्राउंड फॉल्ट सर्किट इंटरप्टर मैंने आपको बताया, तो बिलीव यू मी कि 2 to 3 टाइम्स इंतहाई कंडीशन में उस ब्रेकर ने हमें बचाया। एक दफ़ा घर में लाइटिंग हुई हुई थी, जैसे वो आप जो छोटी छोटी लाइट्स लगवाते हैं घर में, तो बारिश हुई हुई थी तो अर्थ हो गया और हमें पता नहीं था, लेकिन वो ब्रेकर डाउन हो गया, जो हमारा अर्थ ब्रेकर था, ये वाला मेन ब्रेकर था। तो वो फिर लॉक हो जाता है जब तक आप वो अर्थिंग पॉइंट को क्लियर ना करें, वो लॉक ही हो गया। तो फिर हमें ये पता चला कि ये लाइट्स हैं, इससे अर्थ खुद ब खुद ऊपर हो गया, कुछ को कर दिया तो वो इजीली हो, वरना वो ऊपर ही नहीं हो रहा था, लॉक हो गया। एंड दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम। एक दफा पानी में करंट आ रहा था तो वो ब्रेकर डाउन हो गया और वो ऊपर ही नहीं हो रहा था, और वो महसूस भी हो रहा था, जैसे ही पानी में करंट महसूस होता था ब्रेकर डाउन हो जाता। और उसमें भी एक रीजन बन रही थी, यानी गैस की पाइप जो है वो तार से कनेक्ट हो रही थी, गैस की पाइप थी। और सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं हम लोग उसमें, क्योंकि पानी भी कई लोग वो वाला भी लेते हैं जो कि लाहौरी कूलर जिसको आप कहते हैं, उसकी प्लास्टिक प्लास्टिक बॉडी नहीं होती ना, वो अर्थ किया जाता है ना, जिस प्लग में आप उसको लगाते हो वो अर्थ होता है, कोई अर्थ की तार ही नहीं डाली हुई घर में। तो ये उसी का सोल्यूशन है कि अगर आपके घर में अर्थ की तार ही नहीं है, ठीक है, या आपने कोई अर्थ पिट नहीं करवाया हुआ, यानी डिगिंग नहीं करवाई हुई, तो अब उसका क्या हल है? ये उसका बड़ा स्मार्ट हल है कि आप सिर्फ और सिर्फ अर्थ ब्रेकर लगा ले, तो बिल्कुल सेफ है। ठीक है, और अच्छी कंपनी का लगाएं, अच्छी कंपनी का, बहुत अच्छी कंपनी का लगाएं, तो आप सेफ है। तो वो जो है कि और बिजली 220 वोल्ट है आपके पास, और एक अच्छा खासा करंट जो है वो फ्लो कर रहा होता है सर्किट में। तो और फिर दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको पता नहीं होता कि इंसुलेशन आपकी वीक हो चुकी है डिवाइस। ठीक है, और फिर सब दूसरी एक बात, जब आप करते हैं तो बेशक प्लास्टिक बॉडी घर में होते हैं ना, बिजली दी जाती है, यानी लाइट का बटन ऑन होता है, सॉरी अपना जो आपका सॉकेट है, सॉकेट का बटन ऑन होता है, और बटन ऑन हुए में प्लग को इंसर्ट किया जाता है, जो कि शदीद डेंजरस चीज़ है, शदीद डेंजरस। और कई दफ़ा इस वजह से आर्क निकलती है, आर्क होता है, और बहुत आदती हो पहले, अच्छा वो प्रोसीजर भी गलत ही अडॉप्ट किया जाता है कि बटन ऑन है और फिर ही प्लग बाद में लेना। तो ये नहीं अडॉप्ट करते, जैसे आपको पता है, या मैकुलेट भी करूंगा तो इसका वैल्यू कि आप उसको, क्योंकि हम अर्थ वायर्स नहीं है, कॉमनली अर्थ वायर नहीं डाली जाती। ठीक है, हालांकि बहुत आसान होती है, आप अर्थ की वायर डालें और उसको जहाँ पे आपने पंप, चले अब तो खैर वाटर, पहले लोग वाटर बोरिंग किया करते थे, उसी में अर्थ की तार भी डाल दी
तो लेकिन अब अगर ऐसा बेहतरीन हाल बताया, मैंने खुद मशीन्स लैब में ये लगवाया है, प्रोजेक्ट्स लैब में ये लगवाया है, क्योंकि वहाँ पे आप लोग काम करते हैं, तो वहाँ पे अर्थ ब्रेकर ही है जो मैंने लगवाया हुआ। तो इसीलिए बहरहाल ये इसकी वो बात है। अच्छा, तो ओवरकट डिवाइस की बात हो रही थी, तो ये हमने इस तरह से एक का जो है वो कैलकुलेट कर ली। अब हम आएंगे रिसेप्टिकल्स की तरफ, यानी जो पावर प्लग है आप अभी जिसकी मैं बात कर रहा था, इसके कई पावर जो है आपका सॉकेट भी कहते हैं। तो ये कितनी लगानी है, ये इसका नंबर भी हमने कैलकुलेट करना है, और ये भी देखना है कि इसका ब्रेकर, इसका एक ब्रेकर पे कितनी सॉकेट्स रखनी है। यानी इसमें हमने दो देखनी है, ए नंबर और ठीक है, वन ब्रेकर पे कितनी सॉकेट्स आ जाएंगी। ठीक है, एक ब्रेकर पे कितनी सॉकेट्स आ जाएंगे, ये दो चीजें। तो इसका जो तरीका राइज है ना, वो ये है कि इसको ना हम वोल्ट एम्पेयर, यानी इसकी जो हम कैपेसिटी है ना, वो हम वोल्ट एम्पेयर के लिहाज से बताते हैं, वोल्ट एम्पेयर के लिहाज से। और अमेरिकन्स जो हैं वो इसको 180 वोल्ट एम्पेयर लेते हैं ऑन 120 वोल्ट्स, क्योंकि अमेरिका में 120 वोल्ट है और 60 हर्ट्ज आपकी जो है वो फ्रिक्वेंसी है, 60 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी है और 120 वोल्ट है। और वो इसको 180 वोल्ट एम्पेयर लेते हैं एक एक सॉकेट को, कि एक सॉकेट जो है ना उसको वो कहते हैं जी कि आप एकदम से 180 ही क्यों, कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि लोगों ने एवोल्यूशन की है उनकी, यानी कि गुड प्रैक्टिसेस हैं, देखा गया है। जैसे मैंने आपको बताया कि एक्ट्स हैं, एक कई एक्ट्स हैं, जैसे मैंने बताया सबसे पहले तो एनईसी है। ठीक है, फिर यहाँ जो पाकिस्तान में हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वो ब्रिटिश स्टैंडर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, बीएस, और एनईसी भी हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, फिर आईईसी भी है, आईईसी है, आईईटी है, कई स्टैंडर्ड्स हैं, आई ट्रिपल ई है, इसका तो नाम आपने सुना होगा, आई ट्रिपल ई स्टैंडर्ड, एनसी है। ठीक है, तो ये कई स्टैंडर्ड्स हैं जो कि फॉलो होते हैं। तो एनईसी और बीएस ये बहुत मशहूर है, क्योंकि बीएस है ब्रिटिश यूके का, और एनईसी जो है ये भी अमेरिका का है, लेकिन जनरली ये ज़्यादा फॉलो किया जाता है। ब्रिटिश भी बेहतरीन है, यहाँ भी 220 वोल्ट। लोग अमेरिकन की मैं बात कर, वो लोग लेते हैं 180 वोल्ट एम्पेयर पर सॉकेट ऑन 120 वोल्ट्स। ठीक है, अब हमारे यहाँ पर है 220 वोल्ट्स, लिहाजा मैंने इसको 360 वोल्ट एम्पेयर लिया है पर सॉकेट। ठीक, और डिवाइड हम अगर इसको कर देंगे 220 वोल्ट से, तो मेरे पास एम्पेयरेज निकल आएंगे पर सॉकेट। ठीक है, कि मैं पर सॉकेट अपने कितने एम्पेयरेज जो है वो मैं, यानी उसकी रेटिंग निकल आएगी। इस तरह करने से आपके पास क्या निकल आएगा, इस तरह करने से आपके पास रेटिंग ऑफ करंट रेटिंग ओनली करंट रेटिंग, क्योंकि जो पावर रेटिंग है वो ये है, 360 वोल्ट एम्पेयर इज नथिंग बट द पावर रेटिंग ऑफ द सॉकेट। ठीक, पावर रेटिंग ऑफ द सॉकेट, उसको 220 से डिवाइड किया, वोल्ट से वोल्ट कैंसिल हो गया, तो मेरे पास करंट रेटिंग ऑफ द सॉकेट आ जाती है, कि मैं कितने एम्पेयर की चीज़ जो है वो मैं जो है वो लगा सकता हूँ। ठीक है,
दीवारें हैं, 4। अब आप तो ना उसको क्योंकि मैंने इसको सेव नहीं किया तो वो उसको क्लियर कर देता है। चलो कोई नहीं, वो मैं दोबारा लिख लूंगा, बहरहाल रिकॉर्डिंग में तो है ना वो चीज़ आपके पास। अच्छा, अब इसमें ये है, यानी जो बात हो रही थी वो ये है कि एक सेकंड, वो ये है कि अगर आप रूम कंसीडर करें तो रूम में ना ट्राई ये की जाती है कि ये अगर वॉल है ना तो इधर भी एक सॉकेट दे दिया जाए, एक सॉकेट जो है ये वाली वॉल है इधर भी दे दिया जाए, एक वॉल को क्लियर रख दिया जाए। ये अगर आपकी बाथ के साथ अटैच हो रही है, ये बाथ है आपका, तो एक सॉकेट इधर रख दी जाए। ठीक है, याद रखें बाथ के अंदर कभी भी सॉकेट ना रखें यार, ये पता नहीं लोग जो है ना, यानी वो आते हैं जो जिन्होंने कोई जमात भी नहीं पढ़ी होती, वो आके बिजली का काम करते हैं। बात के अंदर सॉकेट बहुत खतरनाक है यार, बिल्कुल स्टैंडर्ड्स के खिलाफ है, सख्त खतरनाक बात है, सख्त ही खतरनाक। कभी भी बात के अंदर, अगर आप मिसाल के तौर पर आपके घर में अर्थ हो जाता है ना, तो पहले बात बात की सॉकेट्स को चेक करें, यहाँ पर जरूर पानी जाने का अंदेशा है। वो इसलिए रखते हैं जी ये शेवर यहाँ पर लगा लेंगे, ऐसा नहीं होता, बाहर चार्ज करते होते हैं, बात के बाहर लगाई जाती है सॉकेट, जैसे मैंने यहाँ पर लगाई है, यहाँ नहीं। ये तो बैरूनी दीवार आ रही है आपकी, ये बैरूनी दीवार है। ये वाला काम भी हमने करना है, ये हम स्मार्ट ड्रा पे करेंगे, जो घर का थोड़ा सा नक्शा नुक्शा है ना वो भी हम देखेंगे। ये बाहर की दीवार है, ये साथ में आपकी ये सॉकेट लगी हुई है, तो ये ट्राई की जाती है। यानी मेरा कहने का मकसद ये है कि 3 सॉकेट्स रखी जाती हैं एक कमरे में जनरली। तो मैंने ये कहा है कि आप अब 2 रूम्स को इकट्ठा हैंडल करें, तो 2 रूम्स की लेट से आप 6 सॉकेट्स रखते हैं। ठीक है, तो 360 वोल्ट एम्पेयर मल्टीप्लाई 6 डिवाइडेड बाय 220 वोल्ट्स, तो ये आपके पास जो है 9.82 एम्पेयर बन जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आप 10 एम्पेयर का जो ब्रेकर है, जो कि बहुत हर कंपनी का 10 एम्पेयर का जरूर मिल जाएगा आपको, 10 एम्पेयर का जो आपके पास सिंगल पोल ब्रेकर है, सिंगल पोल ब्रेकर, वो आप लगा सकते हो। ठीक है, 9.82 एम्पेयर निकलता है आपका, और ये बहुत ही मुनासिब अमाउंट है ब्रेकर की भी, ब्रेकर की कैपेसिटी के लिहाज से भी, और ये जो नंबर है आपका 6 सॉकेट्स का, कि 6 सॉकेट्स आपकी एक ब्रेकर पे हैं। ठीक है, अब इनको मैनेज आपने करना है। ये जो मैंने लिखा है ना 2 कमरे, इससे मुराद बिल्कुल लकीर के फकीर नहीं, यानी कि बेडरूम ही नहीं है, बल्कि आपके ऊपर है, आप बेड प्लस जो है आपका मे बी लाउंज आप इसके साथ मिला लें। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि अगर एक बेड में इस्त्री चल रही है तो दूसरे बेड में भी बाज़ औक़ात कोई हैवी लोड चल सकता है, लाइक कोई एयर कूलर चल सकता है उस पे या समथिंग। तो उससे अवॉइड करने के लिए आपने 2 रूम्स की जो है इन 6 सॉकेट्स एक ब्रेकर पे रखी है। इन 2 रूम्स आप में भी आप ये कहें नहीं कि मैंने 2 बेड्स को इकट्ठा रखना है। मेरे साथ एक दफा ये हुआ, मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ। एक दफा और दूसरी सॉकेट पे, कमरे में 3 सॉकेट्स हैं, मैंने आपको बताया। पे आपका जो है ना लैपटॉप का चार्जर लगा हुआ था, और आना किचन में, तो ब्रेकर ट्रिप हो गया फौरन।
तो अब एकदम से जारी बात है, जब चीजें बंद हो जाती हैं तो बंदा परेशान हो, तो ये क्या होगा यार, ये चीज बंद हुई, ये बाकी घर चल रहा है। तो मैं था, मैं ही बैठा हुआ, मैंने जाकर देखा तो ब्रेकर जो भी बहरल वो करके गया हुआ था, उसने, अब आपके सामने है कि उसने 3 सॉकेट्स को जब एक ब्रेकर पे रखा है, तो उसने क्या किया है, उसने किचन को, जो कि सख्त डेंजरस काम है, उसने किचन को बेड के साथ मिला दिया, जो कि बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है, बिल्कुल भी, हर गिज में। इसीलिए मैंने शुरू में आपको बताया कि अवन जो है ना, उसको आप सेपरेट रखो। अवन को सेपरेट रखने का क्या मकसद है कि जब आप किचन की बात करोगे ना, तो किचन की जो सॉकेट्स है ना, वो आपको 2 सॉकेट्स, ये वाली अपना ब्रेकर होगा और इस सॉकेट का अपना ब्रेकर होगा। सही। इस पे आपने अवन को चलाना है और इस पे आपने फ्रिज को चलाना है या फ्रीजर को। अक्सर लोग फ्रिज किचन में रखते हैं, अगर आप नहीं रख रहे तो वो अलग बात है, अब ये डिपेंड करता है। लेकिन किचन की जो 2 सॉकेट्स है ना, उनको बिल्कुल अलग अलग ब्रेकर देना चाहिए, क्योंकि अवन तो हमेशा पड़ा होता है। अब अवन एक ऐसी चीज है। फिर दूसरा, एक सॉकेट अलहदा रह जाती है जिस पे आपका कभी टोस्टर चल जाता है, कभी आपका जो है वो क्या कहते हैं सैंडविच मेकर चल जाता है, उसका भी अदर है, अदर। तो किचन को तो बेडरूम में आपकी इस्त्री तो चल सकती है, अगर वो हीटर चल रहा था उसकी बजाय लेट्स से मैं इस्त्री चला रहा हूँ, वहां पे माइक्रोवेव बिल्कुल चल सकता है। सो मेक इट इंडिपेंडेंट, मेक द बेडरूम इंडिपेंडेंट, किचन को इंडिपेंडेंट करें। इसी तरह से लॉन्ड्री का मैंने बताया, लॉन्ड्री में जो आपके पास सॉकेट लगी हुई है वो सेपरेट होगी, उसका ब्रेकर सेपरेट है। क्यों? वहां पे वॉशिंग मशीन चलनी है। ठीक है, ये बेशक नॉन कंटिन्यूअस लोड है, मगर इसको आपको अलग सॉकेट देना ही पड़ेगा, अलग ब्रेकर आपको देना पड़ेगा, क्योंकि कल आपकी वॉशिंग मशीन चल रही होगी, अंदर कोई और काम हो रहा होगा, तो फिर ट्रिपिंग हो जाएगी। आप इसको शेयर नहीं कर सकते, इस सॉकेट को किसी दूसरी सॉकेट के साथ आप अगर शेयर करेंगे तो फिर वही गर्म या अपना ट्रिपिंग का खदशा है, और फिर उस वक्त समझ भी नहीं आती कि हुआ क्या है, किस वजह से ट्रिपिंग हुई है। आप चले, कोई बंदा हो जिसको पता है, वो ना हो घर में, तो कोई समझ नहीं आएगी। तो ये कुछ चीजें हैं जिनका हमने ख्याल रखना होता है और जो कि अक्सर ख्याल नहीं रखा जाता। अच्छा, उसका हल पता क्या निकालते हैं? मैं एक और भी आपको चीज बताता हूँ। उसका हल बहुत ही खतरनाक निकाल, अगर आपने टेक्नीशियन को बुलाया ना, ये बात हो रही है तो मैं आपको साथ में बता रहा हूँ, ये कैलकुलेशन पीछे रह गई है, चले हो गई है वैसे। डेंजरस हल जो है ना, डेंजरस करते हैं जो ये करने के भैया, वो उनको वैसे 20 वोल्ट पे और बुला भी लेना है। अगर आप लोगों को दो, उसको अंदाज कि मैंने किसी चीज को खोला, देखिए आप बिल्कुल, आपको इसका प्रोसीजर पता है, एक वर्दी चीज हो, आपने पढ़ा है, जो उसने नहीं पढ़ा, आप उसको सुपरवाइज कर सकते हो। लेकिन अगर आपको हैंडी नहीं है, उसमें कभी हाथ मत डालो, क्योंकि वो बहुत डेंजरस चीज है। 220 वोल्ट है, और आपने, वो आके देखेगा ये ब्रेकर डाउन हो गया, कहेगा ये ब्रेकर ही छोटा लगा हुआ है जी, ये आप लगाएंगे 20 एम्पेयर का ब्रेकर, अब नहीं डाउन होगा। अब डाउन नहीं होगा, वो तो ठीक कह रहा है डाउन नहीं होगा, लेकिन अंदर जो तारों का बेड़ा गर्क हो जाना है उसका क्या बनेगा? ब्रेकर तो आपने बड़ा कर दिया, लेकिन जो तारे हैं वो अंदर गर्म हो जाएंगी। सही है, और फिर वो अंदर ही स्पार्किंग हो जाएगी और आपकी वायरिंग जल सकती है। यानी अगर आपने ब्रेकर ओवर साइज कर दिया, और चूंकि जो तारों का हिसाब है ना, जो तारों का गेज रखा जाता है, वो हम अलहदा डिस्कस करेंगे। ठीक है, वो आपने, बल्कि मैं आपको बताता हूँ अभी, वो ब्रेकर के लिहाज से रखा जाता है। जैसे आपने 10 एम्पेयर का ब्रेकर लगाया है, 20 एम्पेयर का
लोड एक तो इसमें मिलेगा, और वो जहां पे आपने लगाया उसके मुताबिक इस्तेमाल, समझ आ रही बात? ठीक है, तो जो रिसेप्टिकल्स का जो है वो मैंने आपको बता दिया, हम ये चीज डिस्कस कर रहे थे। अच्छा, इसका जो कलर है रिसेप्टिकल्स को हम देख रहे थे, मतलब ब्लू ले लें वो ज्यादा बेटर। ये ठीक। तो आप इसको रखें, इसकी जो कैपेसिटी है 360 वोल्ट एम्पेयर मल्टीप्लाई 6, ये मैं आपको बताया अभी, डिवाइड बाय 220, एंड दैट कम्स टू 9.82 एम्पेयर। तो आप 10 एम्पेयर का सिंगल पोल ब्रेकर आपने लगाना है, ठीक है। तो अच्छा, और किचन का मैंने आपको बता दिया कि यू हैव टू अप्लाई द थ्री सॉकेट्स, इसका अपना ब्रेकर होगा, इसका अपना ब्रेकर होगा, और इसका जो है वो आप अपना ब्रेकर। अच्छा, एक और मैं आपको बात बताता हूँ, बाज लोगों की जो फ्रिज है ना वो सड़ जाती है अक्सर। अब वो क्यों सड़ती है? वो इसी वजह से, क्योंकि जब आपने जो है ये, अगर आपने इस पे फ्रिज चला रहे हैं आप, इस पे आपकी फ्रिज है, और इसी सॉकेट पे आपने, मतलब इसका आपने अलग ब्रेकर नहीं रखा, आपने कहा ठीक है भाई ये तो आम एक ब्रेकर है, आप उसको आम ब्रेकर समझ रहे हो, और इस पे आपने तीन चार चीज, यानी अब इसका जाहिर बात है कि इसका फिर वो साइज नहीं है, यानी इसका साइज में भी बड़ा हो जाए या जो भी है। तो आपने क्या किया कि आप यानी अगर आपने जो फ्रिज की जो सॉकेट वो अलग नहीं रखी, तो फिर उसका ये वाला साइज निकल आएगा, ये वाला, यानी उसका जो ब्रेकर का साइज है ना वो आपका निकलेगा 10 एम्पियर का। समझ आई? ये मैं बात कर रहा हूँ, यानी ब्रेकर आपका 10 एम्पियर का। अब उस पर फ्रिज भी है और भी आपकी चीजें चल रही हैं, यानी इस तरह से। अब होता क्या है कि जो पीछे से वापडा की जो, या लेस्को की, या जो भी, एक बार वापडा कह लेते हैं, जो सप्लाई आ रही होती है ना, उसमें कोई इस तरह से स्पाइक आती है इस तरह से, या मतलब कुछ ओवरलोडिंग फिनोमिना होता है, तो ब्रेकर को तो पता नहीं चलेगा, लेकिन फ्रिज की कैपेसिटी छोटी है वो सड़ जाता है, यानी इट विल बर्न आउट। ठीक, इट विल बर्न आउट जो आपका फ्रिज है, लेकिन ब्रेकर आपका डाउन नहीं होगा, ब्रेकर आपका नो ट्रिप, ब्रेकर आपका ट्रिप नहीं करेगा, क्योंकि फ्रिज की कैपेसिटी छोटी है। मेरा कहने का मकसद ये है कि जो आपका जो फ्रिज है इसका एम्पेयर कम है, बहुत ज्यादा कम है, एज कंपेयर टू द ब्रेकर। आपने ब्रेकर ओवर साइज लगाया हुआ है, क्यों? कि आपने ब्रेकर फ्रिज प्लस और भी चीजों का सेम ब्रेकर रखा। इसीलिए अगर आप फ्रिज का ब्रेकर अलग रखोगे, जो कि आप फ्रिज का साइज देखो क्या है, इधर मैंने जो शीट आपको दी हुई है उसमें देखो, आपका फ्रिज जो है लेट्स से अगर 400 वॉट्स का है, तो आप देखें कि अच्छा इस पे 6 एम्पियर का ब्रेकर लगता है, तो बिल्कुल ठीक है। ये वाला जो ब्रेकर है ये ओवर साइज नहीं है, ये वाला ब्रेकर जो है वो ओवर लोडिंग पे ट्रिप करेगा। मजीद अगर आपने अपने फ्रिज को बचाना है तो वो सर्च प्रोटेक्टिव डिवाइसेस होते हैं, वो फिर कभी दूसरे वक्त में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर आपने सर्च से बचाना है, क्योंकि अक्सर सर्जेस आती हैं सिस्टम में, वो अलग डिस्कशन होगी। तो ये मैंने आपको बता दिया, और मोटर रखना है, अवन का अलग से वो मैंने बताया यहाँ पे आपको। अच्छा, अब उसके बाद जो लास्टली है, ये चीज़ बहुत ही सिंपल है, ये तो सिर्फ आपको बताने में थोड़ा सा इस तरह से मैंने क्योंकि एक्सप्लेन किया बहुत सारी चीज़ें, जब आप इसको कैलकुलेट करोगे ना तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, और जो पहले भी आपकी लैब्स है ना वो काफ़ी सारी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है। अच्छा, वो ये है कि अब आपने मेन जो आपका
मेन आपका जो अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर है या जो रेजिडुअल इंटरप्टर है, इसका क्या एम्पेयर होगा, ये आपने देखना है। ठीक है, जो आपका मेन है, मेन सही इस ऑफ ऑल ऑफ ऑल ब्रांच सर्किट्स। ठीक है, वो जो हमने कैलकुलेट किया ना, यानी क्या मतलब है, वो जो आपने कैलकुलेट किया ना पीछे, नॉन प्लस 1.25 ऑफ कंटिन्यूअस वाला जो आपने पीछे कैलकुलेट किया था ना हर ब्रांच का, वो आपने इकट्ठा सम करना है, सम टोटल एम्पेयर ऑफ ऑल ब्रांचेस, समझ रही, ये आपने सम करना है, ये आपने सम करना है। और फिर आपने क्या करना है, ये जब आप सम करोगे टोटल एम्पेयर ऑफ ऑल ब्रांच, इसको आप बना लें इक्वेशन नंबर 1, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 बना लें। फिर आपने क्या करना है कि आपने देखना है कि सी द मैक्सिमम साइज ऑफ द सर्किट ब्रेकर, जो आपने जो 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 आपका किसी भी ब्रांच में निकला है उसका क्या एम्पेयर है। मे बी जो एक एम्पेयर है, जैसे मैं एसी बात है, एसी को आपने बिल्कुल अलग आपको करके दिखाता हूँ। मिसाल के तौर पर एसी 1500 वॉट का, 1500 वॉट, मैं एसी की बात कर रहा हूँ, एसी की, ये 1500 वॉट का है। एक एसी की बात हो रही है, नंबर एक है, यानी एसी एक नंबर है, 1500 वॉट का है, कंटिन्यूस चलता है, तो डिमांड फैक्टर 1 है, डिवाइडेड बाय 220 वोल्ट्स। तो इसका जो आंसर है वो आपके पास आ जाता है। अच्छा जी, 1500 डिवाइडेड बाय 220, तो ये आपके पास आ जाता है जी 6.81, 6.82 एम्पेयर लोड है। यहाँ पर मैंने इसका डिमांड है, यानी ये कंटिन्यूस में आ रहा है, तो इसका मैक्स 0.82, इट इज इक्वल टू 1.25, इट इज इक्वल टू 8.5। ठीक, अच्छा, ये 8.5 आया, तो आप यहाँ पे बहरहाल 10 एम्पेयर का ब्रेकर ही लगाओगे, जारी बात है। अच्छा, कोई लोड बड़ा लेते हैं, मैं चाह रहा हूँ कि 10 एम्पेयर के ब्रेकर से कोई ब्रेकर बड़ा है, जिसको मैं 15 एम्पेयर का ब्रेकर, लेट्स से अगर मेरा यहाँ पे 2000 वाट हो जाता है तो फिर तो बड़ा ही होगा ना। कोई आपका ऐसा लोड है जो 2000 वाट का है और कंटिन्यूअस लोड है, लेट्स से, अब उसकी कैलकुलेशन करते हैं। एक लोड है जो कि 2000 वाट का है और कंटिन्यूअस लोड है, और 220 वोल्ट से मैंने उसको डिवाइड किया, तो उसका एम्पेयर क्या निकलता है, ये आपका निकलेगा 2000 डिवाइडेड बाई 220, ये आपका निकलता है 9.1, 9.1 एम्पेयर। मैं बड़ा है, अब ये रहता है 11.36 एम्पियर, 11.36, जाहिर बात है कि अब मैं 15 एम्पियर का ब्रेकर देखूंगा, मुझे 12 एम्पियर का मिल, कंपनी में है ही 15 एम्पियर का अवेलेबल, तो मैं 15 एम्पियर का ब्रेकर जो है वो ले लूंगा। ठीक है, ठीक है, तो अब मैंने ये कहा,
अब आपका क्या आ रहा है, यानी रिजल्ट आपका क्या आया, यानी ये तो मैंने एम्पेयर के आ रहे हैं। ठीक है, 6 एम्पेयर से आपके पास 4 ब्रेकर आए, 10 एम्पियर है वो। तो आप, ये मैंने क्या लिखा है, सी द मैक्सिमम साइज ऑफ द सर्किट ब्रेकर। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ा जो सर्किट ब्रेकर है वो क्या है, 15 एम्पियर का, तो वो आप यहाँ पर लिखते हैं। सही, यानी आपने जो भी ब्रेकर की जो कैलकुल, ये नंबर नहीं देखना 4 5, नहीं नहीं, ये एम्पेयर देखने हैं, एम्पेयर। साइज से मुराद याद रखें स्टूडेंट्स, हमेशा एम्पेयर होता है। ये बहुत अहम बात है जो फील्ड में अक्सर पूछी जाती है। ठीक है, तो जाहिर बात है 15 एम्पेयर का ब्रेकर मेरा सबसे बड़ा ब्रेकर, उसको आप यहाँ पे NEC रूल है 2, सो इट वुड बिकम 30 एम्पेयर। ठीक, अब इसको आप बना दें इक्वेशन नंबर 2, ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 बन गई। अब आपने देखना है कि 1 और 2 में से बड़ा कौन सा है, वो आपका साइज ऑफ मेन ELCB हो जाता है। अब आपने ऊपर पाया है, लेट्स से ये आ रहा है 30 एम्पियर, लेट्स से। ठीक है, तो दैट इज 30 एम्पियर। 30 एम्पियर वुड बी द मिनिमम साइज ऑफ योर मेन सर्किट ब्रेकर ऑफ योर हाउस। अंडरस्टैंड, दैट वुड बी द मिनिमम। मिनिमम से मुराद ये है कि तो ये जरूर आपको लगाना पड़ेगा। तो 40 एम्पेयर वाला पड़ा हुआ है, आप कहते हैं चलो मुझे ये वाला दे दो। मार्केट साइज क्या अवेलेबल है वो तो फिर जाहिर बात है कि डिपेंड करता है ना कि वो क्या अवेलेबल, आप कौन सी कंपनी का लेते हैं। तो वो आप 40 एम्पेयर का लगाओगे, इसलिए यहाँ पर मिनिमम लिखा गया है। ठीक है, तो आई रिपीट, पहले ब्रांचेस का आप टोटल एम्पेयर कैलकुलेट कर लो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर मैंने फिर क्या, अभी जैसे मैंने ये आपका बन जाता है maximum RD, so that would be the minimum size of your main earth leakage circuit breaker या main breaker of your house। अगर मार्केट में वो 40 एम्पियर का तो वो 40 एम्पियर का आप ले लो। ठीक है, तो दैट इज द एंड ऑफ दिस लैब सेशन। तो ये जो है, ये आपका ग्रुप वर्क है और ये आपने करना। एनी क्वेश्चन? बाकी ये है कि इसको मैं जो इसकी जो है अपना वॉटेज वाली जो फाइल है और वो जो मैंने आपको भी लैब 1 का बताया है वो मैं अभी अपलोड कर देता हूँ। बाकी ये वाली जो इंस्ट्रक्शन है ये तो आपको लेक्चर से ही मिल रही है, और इसकी मैं रिकॉर्डिंग में जैसे ही मुझे आती है तो जूम मुझे देता मैं आपको करा दूँगा। एक्सक्यूज मी सर, इसके लिए ग्रुप कितने मेंबर्स का होगा? अब आपके जो है, चूंकि यू हैव आई गेस के 38 और 39 का नंबर है आपका ना जो ग्रुप का है, तो जो है आप
4 मेंबर्स हो सकते हैं ग्रुप में, 2 का हो गया, ये नहीं हो सकता। ठीक है, एंड ठीक है, मेरे पास 3 है और 4 जो है वो आपके पास मैक्सिमम। यानी जिसको आप कहते हैं कि अब उसको हम किसी सॉफ्टवेयर में ले आए, तो स्मार्ट ड्रा, अच्छा ये स्मार्ट ड्रा सॉफ्टवेयर है मैट लैब को, मैं आपसे पूछ रहा था, मैं मैट लैब का पूछने लगा था क्योंकि आप लोग अब घरों में हैं। तो स्मार्ट ड्रा जो है ना ये इंस्टॉल हो जाता है, यानी ये इजीली अवेलेबल है इंटरनेट पे। इसका ट्रायल वर्जन जो है ना वो 1 डेढ़ 2 माह के लिए होता है, फिर से अगर रीइंस्टॉल कर लें या बैक डेट पे चला लें ना वो चल जाता है, उसका प्रॉब्लम नहीं है। तो स्मार्ट ड्रा मैं थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहा हूँ कि वो एक बड़ा इजी सा सॉफ्टवेयर है कि अगर तो वो बड़ा अच्छा, ठीक है, तो उसको हम थोड़ा सा देख लेंगे और फिर उसके बाद मैट लैब करना वो मुझे जरा इजी हो जाएगा, क्योंकि लेकिन मैट लैब मेरा ख्याल है आपके पास होगा, सबके पास, और होना भी चाहिए, दूसरी लैब्स में भी इस्तेमाल हो रहा होगा आपकी, क्यों जी? जी सर, मैटलैब इंस्टॉल किया हुआ है हमने पिछली लैब्स में। है? तो ठीक है फिर हाँ ठीक है, तो फिर हम मतलब कुछ, क्योंकि लैब्स आपकी ना मैट लैब पे हो जाएंगी, जिसमें हम ना वो जो आपने चैप्टर नंबर 14 में आप लोग थ्योरी में असाइनमेंट में काम कर रहे हो, चैप्टर में एक्चुअली अगली लैब का बता रहा हूँ, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है तो आई एम रिमूविंग द शेयरिंग। तो उसमें हम मैट लैब में कुछ काम कर लेंगे और वो वोल्टेज ड्रॉप वगैरह कुछ देख लेंगे, और इस तरह से कुछ पावर फैक्टर का भी उसमें ट्राई करेंगे कि हमें मतलब कुछ काम हम सॉफ्टवेयर पे भी करेंगे, एक्चुअली मैं ये बता रहा हूँ सिमुलेशन वर्क भी होगा। अभी तो ये कुछ कैलकुलेशन वर्क था, मैंने इसको इसलिए इकट्ठा रखा है ताकि बिल आपने पहली जो 2 मैंने आपको बताया, रीडिंग द बिल और द टाइप ऑफ डिवाइसेस, वो बिल्कुल अलग लैब है। तो और जो रीडिंग द इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो बात अभी चूंकि कैलकुलेशन होगी या कुछ, तो विल सी सम सॉफ्टवेयर भी कुछ काम कर लेंगे तो फिर उधर टेस्ट डिफरेंट हो जाता है जी। और कोई क्वेश्चन, कोई आप कोई चीज पूछना चाह रहे हो कि जो प्रोजेक्ट्स हैं आपको फाइनल ईयर ना वो चले बात हो रही है तो एलोकेट हो जाएंगे समर से बहुत पहले, तो ये है कि आप ही करें। और जो है अपना प्रोजेक्ट के लिहाज से बहुत अच्छा है, वो तो बहुत ही अच्छा, यही वो जो और यूनिवर्सिटीज वाले हैं, आई हैव हर्ड कि इट इज देयर मैंडेटरी रिक्वायरमेंट कि जो आपका जो प्रोजेक्ट है वो उस वक्त सर्टिफिकेट सर ऑफ डूइंग दैट प्रोजेक्ट इन दैट कंपनी, बल्कि ज्यादा यूनिवर्सिटीज बहरहाल जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। सर आपकी बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही सर, आवाज बहुत कट रही है। डिस्टॉर्शन आ रही है सर बहुत ज्यादा। हमाद कट रही है, सर आपकी समझ नहीं आ रही रिकॉर्डिंग में बिल्कुल। आपको क्लियर आएगा? डिस्टॉर्शन जी आती है जी, सर। अच्छा, रिकॉर्डिंग जो है ना वो क्लियर होगी, क्योंकि रिकॉर्डिंग मेरे एंड से क्लाउड पे हो रही है ना, तो वो बाज़ का इस वक्त एक्चुअली जरा पीक टाइम है इंटरनेट के यूजेज का, तो इस वजह से ना मैंने इसकी प्लेस भी बदली है, जो डिवाइस है या तो वो मे बी इस वजह से भी हो, पीक टाइम है, लेकिन बारह जो रिकॉर्डिंग है ना वो आपको क्लियर मिल जाएगी।
ठीक है सर। अच्छा चलें ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन है तो स्टार्ट डूइंग द वर्क जो भी लैब्स का है। और मैंने जैसे रिपोर्टिंग का बताया वो भी आप शुरू कर दें, तो फिर उसकी जो सबमिशन है जैसे मैंने बताया कि या जो प्रेजेंटेशन आपके करके बाकी चीज़ बताएंगे। मैंने आपको टाइमलाइन इसलिए बताया, प्रेजेंटेशन एक दफ़ा मैं रखूंगा तो उसमें 2 से 3 लैब्स कवर हो जाएंगे, इस तरह से होगी प्रेजेंटेशन, ठीक है। तो इसीलिए मेक द थिंग्स रेडी, और ये अच्छे टाइम में काम करेंगे तो ये बड़ा काम है। अच्छा चलें ठीक है, एंडिंग दिस सेशन। से ले लूँगा। ठीक है सर, आपकी डिस्टॉर्शन आ रही है तो मैं इसको एंड कर रहा हूँ। अच्छा चलो ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।